तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इस बोर्ड में मैं जो लिख रहा हूं उसको देखो, आज समझना है और समझ के इसको खत्म कर देना, इसकी गर्दन तोड़ देनी है, ठीक है। दुष्ट डॉपलर इफेक्ट, राक्षस को आज मार देंगे। हाँ, तो हमने क्या लिखा कि अगर एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, इसने साउंड रिलीज किया, तो जो साउंड ये रिलीज कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, उसका वेवलेंथ लैम्डा है और उसका स्पीड हवा में सी है। ये साउंड इसने रिलीज किया, ये साउंड जब इसके पास पहुंचा तो इसको दिखा फ्रीक्वेंसी कुछ एफ डैश और लैम्डा का वैल्यू भी हम निकालेंगे, स्पीड सी से ही पहुंचेगा। इन दोनों के बीच में इसी लाइन पर एक रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, लाइन ज्वाइनिंग पर ही होना चाहिए। लाइन के परपेंडिकुलर चल रहे तो नहीं डॉपलर इफेक्ट होता है, लाइन के लेंथ का वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज या इंक्रीज। ठीक है, एक मिनट में जरा एक दो मैसेज पढ़ लूं, क्या कह रहे हैं। वेव इतना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डॉपलर इफेक्ट। आजकल सारी सेम टाइप जैकेट पहन, अरे ये कैसा सवाल हुआ, ठीक है ये कोई सवाल नहीं माना जाएगा। डॉपलर इफेक्ट में हमने लिखा सोर्स चल रहा है वीएस से और ऑब्जर्वर चल रहा है वीओ से। ये डायरेक्शन देख लीजिए, तीनों का डायरेक्शन क्या है, साउंड चल रहा है सी से, सोर्स चल रहा है वीएस से, ऑब्जर्वर चल रहा है वीओ से। ऐसे में डॉपलर इफेक्ट में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, सी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड सी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाला रामलाल का कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको बस प्लस या माइनस करने का अलाउड है बस इसमें। तो अगर ये देखो एरो सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो प्लस कर देंगे, अगर यहां पर भी एरो देखो सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो यहां पर भी प्लस कर देंगे। बस केवल ये याद रखना है कि ऊपर वेलोसिटी ऑब्जर्वर का रहना है, ऑब्जर्वर का, और नीचे वेलोसिटी रहेगा सोर्स का। बस फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, फॉर्मूला क्लियर हो गया। ये तो तब जब दोनों चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक ही चलता है, ठीक है। तो एक ये रिलेटिव, ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अगर इसके अलग अलग केस बनाए तो हजार, मतलब 2 3 4 केसेस बन सकते हैं। जैसे सर क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कि हो सकता है केवल सोर्स चले, तो अगर मैं ऐसे 2 3 केस लिखूं, केवल फॉर्मूला यही रहेगा, केवल 2 3 केस लिख रहा हूं, ओनली सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर एट रेस्ट है, ओनली वीएस टूवर्ड्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट। तो सोर्स चल रहा है वीएस से, साउंड भी चल रहा है सी से, लेकिन ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ऐसे में वीओ की जगह 0 लिख देंगे इसकी जगह में। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन और आएगा कि हमने लिखा सी अपॉन सी माइनस वीएस, तो हमने बोला एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आएगी इफ सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर डिक्रीजेस। इससे मुझे एक और पता चलेगा कि मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए मुझे दिखना चाहिए या घटते हुए दिखना चाहिए। इसका लॉजिक भी ऐसा ही है, लेकिन हम लॉजिक में ज्यादा नहीं घुसेंगे। अगर हमने यहां तो माइनस होगा भाई, सही कह रहे हो, या ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है। अगर हमने सोर्स और ऑब्जर्वर का बीच का सेपरेशन डिक्रीज कर दिया है तो मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी तरह के सिचुएशन में अगर हम सोर्स को रेस्ट पे रखें और ऑब्जर्वर को वीओ से चलाएं, साउंड तो हमेशा ही सोर्स से ऑब्जर्वर। एक बार एक बच्चा पूछ रहा था लास्ट क्लास में कि सर साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ क्यों चलता है। अभी तो सोर्स कहते ही उसको है जहां से साउंड निकलेगा, ऑब्जर्वर के कान में जाएगा, तो पहले कहीं और से निकलेगा तभी तो कान में जाएगा। क्या बात कर रहे हो,
ये भी कोई समझाने वाली बात है? चलिए, हाँ ये मैंने सही कर लिया। आप कई बच्चों ने मुझे ये मैसेज लिख दिया कि ये प्लस प्लस गलत लिख दिया, बिल्कुल सही कहा, मैंने जानबूझ के गलत लिखे, देख रहा था तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। तो यहां पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, लेकिन इसको सुनाई देगा एफ डैश, और देखो ऑब्जर्वर आ रहा है यानी सेपरेशन घट रहा है, तो यहां पे सी प्लस वीओ अपॉन सी। तो मुझे यह भी पता चल गया कि अगर बढ़ने वाला रिजल्ट लिखना है तो न्यूमरेटर वाली चीज में ऐड हो जाएगा और बढ़ने वाले रिजल्ट में डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए फॉर्मूले में साइन नहीं भी याद करें, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं भी लिखा ले, तो भी मुझे लॉजिक से पता चल जाता है कि न्यूमरेटर वाली चीज को बढ़ाने का तरीका है ऊपर में प्लस लगा दो, और डिनोमिनेटर से नंबर बढ़ाने का तरीका है डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो। रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट अभी करेंगे भाई, रुक जाओ भास्कर, अभी रुक जाना। कई बच्चे अपनी दुनिया में ही खो रहे हैं, कहीं पता नहीं क्या लगा लेते हैं सुबह, तो वो अलग ही दुनिया के सवाल पूछते हैं। तो अब क्या कहें, बड़ा मजा आता है मुझे। एक स्टूडेंट है मेरा पुराना, उससे मैंने बात किया अभी। एक पुराना स्टूडेंट है अमन जाखड़, वो आईआईटी दिल्ली में पढ़ के अभी अभी पास आउट हुआ। फोन आया, सर कैसे हैं, क्या है, मैंने यूट्यूब में आपका वीडियो देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो पहले तो मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया था उसको, तो वो बोला यूट्यूब में आपको पहली बार मैंने देखा, बहुत दिनों के बाद आपको याद आ गई, फोन कर दिया। तो मैंने पूछा कैसे हो, क्या है, तो उसने बताया बहुत अच्छा हूँ, आईआईटी दिल्ली में बहुत अच्छा कर लिया, ये वो, कहीं अभी यूएस जा रहा है, किसी कोई कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, उसमें जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, मतलब मैंने उससे पूछा कि यार कोई ऐसी बात बताओ जो हम अपने बच्चों के साथ शेयर करें, मैं तो भूल जाता हूं। तो उसने बोला, मतलब मैंने उससे ऐसे पूछा कि कोई एक ऐसी बात बताओ जो बच्चों को मैं याद दिला पाऊं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता तो है कि इस तैयारी में क्या क्या चीजें जरूरत है, क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है। जब वो सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी समंदर के तट पर पहुंच गए, तो उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, उनको ये पता नहीं था कि वो एक छलांग में समंदर क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि एक बार जंप मारेंगे और समंदर क्रॉस हो जाएगा। तो वो डर के मारे या घबराहट के मारे समंदर के किनारे बैठ के रोने लगे कि भाई मैं अब कैसे क्रॉस करूंगा, और नहीं पता लगा कि आप आया तो प्रभु श्री राम मुझे मारेंगे या डांटेंगे, जो भी। तब लोगों ने उनको याद दिलाया कि भाई नहीं, तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं हमारे बीच में, जो कर सकते हो तुम ही कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर बहुत सारी ताकतें हैं जिसको हमें बीच बीच में जगाना पड़ता है, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। तो उसने मुझे बताया, अमन जाखड़ नाम है, मतलब समझ रहे हैं, हमारे बीच में बहुत अमन, हमारे अमन भैया भी हैं, लेकिन पुराना स्टूडेंट है मेरा। तो उसने मुझे ये बताया कि सर मैंने जो 2 साल तैयारी किया उसका 700 रैंक था और एक्सपेक्टेड बेटर रैंक था, लेकिन खराब आया था क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे उसके। लेकिन उसने एक चीज बहुत बढ़िया बताई कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है सर जिसको आपको फॉलो करना है। उसके घर में कुछ ऐसा माहौल रहा होगा कि पता नहीं क्या, लेकिन उसके अंदर का सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त था। तो अब किसी की प्राइवेट लाइफ में नहीं घुसते, वो कभी भी अपने जो उसने सिस्टम बना रखा था उसको इधर से उधर नहीं होने देता था। यानी कि अगर कोई कुछ काम भी दे रहा है तो रिस्पेक्टफुली मना कर देता था कि भाई ये 2 साल नहीं। कोई उसको कुछ कहता भी था कि अरे क्या करोगे, चलो खेलने चलो, नहीं ये 2 साल नहीं। एक बार जो सोच लिया, कोई ऐसा चैप्टर भी आ रहा था जो उसको नहीं पसंद था, ऐसे भी तमाम चैप्टर थे। बोला कि कई बार ऐसे कुछ चैप्टर मुझे केमिस्ट्री में लगे या कहीं फिजिक्स में लगे, मैथ्स में भी ऐसा 1-2 चैप्टर लगा जो मुझे मतलब मजा नहीं आ रहा था उनको करने में। फिर भी मैंने उन चैप्टर्स को उतने ही मेहनत से किया जितने मेहनत से उन चैप्टर्स को किया जो चैप्टर्स मुझे आ रहे थे। कई चीजें कड़वी दवाई समझ के मैंने पी लिया कि भाई ये जहर लग रहा है लेकिन इसको खा जाओ, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स में बच्चे हिलेंगे और यहीं पे मैं स्कोर करूंगा। तो बहुत सारे बच्चे
हर चीज को बराबर प्रेम से खा रहे हैं, मतलब हर चैप्टर को बराबर प्यार दे रहे हैं, चाहे कोई चैप्टर उनके पसंद का हो या नहीं पसंद का। इसी तरीके से आपको भी हर चैप्टर को ट्रीट करना है, हर सब्जेक्ट को भी ऐसे ही ट्रीट करना है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट पसंद आ गया, एक टीचर आपको समझ में आ गया, एक टीचर की लैंग्वेज पकड़ में आ रही है तो उसको फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोग छोड़ दिए। ये भी एक बहुत जबरदस्त गड़बड़ होती है जो इस तैयारी में लोग करते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा बच्चे मैथ्स के, मान लीजिए मैथ्स टीचर के फैन हो गए, तो मैथ्स ही मैथ्स करे जा रहे हैं, मैथ्स ही मैथ्स करे जा रहे हैं और केमिस्ट्री पूरा छोड़ दिया। अब पूरा केमिस्ट्री छोड़ के वहां गए एग्जाम में, तो केमिस्ट्री का पेपर, मैथ्स का, फिजिक्स का, तीनों पेपर आएंगे ना, केमिस्ट्री का तुम्हारे लिए हटा के तो नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री के पेपर में उनकी परफॉर्मेंस अचानक डाउन हो गई। अब लोग कहते हैं दुनिया भर की बातें कि केमिस्ट्री से रैंक बनती है, मैथ से सिलेक्शन होता है। ये सब शायरियां हैं, ये शायरियों का खेल नहीं चल रहा है। केमिस्ट्री से रैंक बनती है, मैं फिजिक्स से ये होता है और उससे अरे किसी से कुछ नहीं होता, नंबर से होता है, मैक्सिमम मार्क्स लाने से होता है। केमिस्ट्री से ये बनती है, उससे वो बनती है, ये सब शायरियां सुनाने से लोग क्या कहते हैं, तो यार ठीक है केमिस्ट्री से रैंक बनती है तो केमिस्ट्री थोड़ा रैंक खराब आ जाएगी, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। क्या बात कर रहे हो यार। फिजिक्स से सिलेक्शन होता है, मैथ से ये होता है, ये सब शायरियों में नहीं पढ़िए आप। तीनों सब्जेक्ट को बराबर प्यार दीजिए। 3 बच्चे हैं आपके साथ, तीनों बच्चे आपके, किसी को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई आपको अभी साथ देगा, कोई जवानी में साथ देगा, कोई बुढ़ापे में साथ देगा, लेकिन तीनों साथ देंगे। तीनों को बराबर प्यार करना है। कैसे? आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना है, लेकिन एग्जाम में तीनों एक साथ नहीं करने। जो पॉपुलर चॉइस है, जो बच्चे फॉलो करते हैं, वो केवल पहले केमिस्ट्री करते हैं। देखो फिजिक्स में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कभी आपसे नहीं बोलूंगा कि आप पेपर में कभी भी फिजिक्स पहले करना, कभी नहीं करना। जेईई के एग्जाम में हमेशा केमिस्ट्री पहले करो, उसके बाद फिजिक्स करो, उसके बाद मैथ्स करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री 30 मिनट और 40 मिनट में करनी है, 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स, और 1.5 घंटा जो बचेगा उसमें आपको मैथ्स करनी है। तो मैथ्स को ज्यादा समय दोगे और मैथ्स में उतने ही सवाल सॉल्व होंगे जितने फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुए। मैथ्स ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन अगर तुमने तीनों को बराबर एग्जाम में टाइम दिया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जल्दी भी हो सकते हैं और उसमें स्कोर भी बराबर आ सकता है, जल्दी भी हो सकते हैं, स्कोर भी बराबर आ सकता है। ठीक है, तो मैं जो बैलेंस करने को बोल रहा हूं उसको करना भाई। अगर आपको कुछ टॉपिक्स छोड़ने हैं तो प्रीवियस ईयर को एक बार देख लो कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें 10 साल में भी एक बार सवाल नहीं आया, 5 साल में एक बार आया, या एक बार केवल फॉर्मूला बेस्ड आया। तो कोई भी टॉपिक पूरा मत छोड़ो, उसके 4 या 5 पॉइंट्स होते हैं हर टॉपिक के। जैसे इलास्टिसिटी वाला टॉपिक आप छोड़ दो, लेकिन इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इतना तो याद करके जा ही सकते हो। अगर सीधा सवाल आ गया तो कर लोगे ना भाई। कई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिसको पूरा पूरा हजारों सवाल नहीं करने, लेकिन उसके कुछ बेसिक 1-2 फॉर्मूले करके जाइए और वहां पे लड़ जाइए। वो आ गया सवाल, 10 साल में एक बार आता है। थर्मल एक्सपेंशन का सवाल भी हजारों साल में एक बार आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम थर्मोडायनेमिक्स का सवाल आता है, हीट से 2-2, 3-3 सवाल आते हैं। एक काइनेटिक थ्योरी से आएगा, 2 थर्मोडायनेमिक्स से आ जाएंगे, या एक थर्मोडायनेमिक्स से एक काइनेटिक थ्योरी से आएगा। तो वहां से फिक्स है। तो जो वीक टॉपिक लग रहा है, मतलब अगर समय कम है तो आप झंडू टॉपिक छोड़ दीजिए, लेकिन उसका भी फॉर्मूला एक बार देख के चले जाइए। इसी तरह को आपको खुद थोड़े डिसाइड करने पड़ेंगे, है ना। सारा टीचर नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता है कि आप कितनी स्पीड से पढ़ रहे हैं। अगर मैं आज आपको बोल दूं कि ये 17 टॉपिक छोड़ दो, तो हो सकता है इन 17 में से 4 से सवाल आ गया और वो 4 छूट जाएंगे, जबकि आपके पास टाइम हो सकता था और आप इसको कर सकते थे। इसलिए सारे सजेशन टीचर से नहीं मांगना है। आप अपना टाइम देखो, अपनी स्पीड देखो, कुछ टॉपिक थोड़ा किनारे रखो, बट ये देख लो कि प्रीवियस ईयर में इसके सवाल बड़े कम आए हैं, हम रिस्क ले सकते हैं। इसके ज्यादा आए उसके ज्यादा करने, ठीक है, ऐसे करिए। लेकिन ये उसमें मत पढ़िए कि ये टॉपिक से ये बनता है, उसमें नंबर ज्यादा आने से ये होता, कुछ नहीं होता। मैक्सिमम नंबर लाने भाई,
तुमने दूसरों से 10 नंबर कम लाए, तुम्हें जितना आता उससे 10 नंबर कम लाए, तो तुम्हारी रैंक बेटर नहीं आएगी, खराब ही आएगी। ठीक है, एक दो सवाल यहां कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट के, और इन क्वेश्चंस में डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला ही लगाएंगे। अगले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको अपना अप्रोक्सीमेशन यानी कर्मेंद्र त्यागी ट्रिक बताऊंगा, जो लास्ट क्लास में भी बताई, लेकिन कुछ बच्चे उसको पचा नहीं पाए। अब मैं अपना एक तरीके से बता रहा हूं, 99% ऑफ द क्वेश्चन उस ट्रिक से सॉल्व होंगे, लेकिन कुछ सवाल ट्रिक से सॉल्व नहीं होते। कैसे? इसमें देखो, आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछा ही नहीं है, इसमें डिफरेंस ऑफ दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो देखते हैं, अ पुलिस कार इज मूविंग एट 22 मीटर पर सेकेंड, चेजेस अ मोटरसाइकिलिस्ट। The policeman sounds his horn at 176 while both of them move towards a stationary siren. ये stationary siren है, frequency 165. Calculate the speed of motorcyclist, ये V का वैल्यू पता लगाना है। If it is given that the motorcyclist does not observe any beats, यानी कि frequency of police car heard by motorcycle is equal to frequency of स्टेशनरी सायरन हर्ड बाय मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल दो साउंड सुन रहा है, क्योंकि मोटरसाइकिल एक ऑब्जर्वर है दोनों के लिए, और ये एक सोर्स S1 है और ये एक स्टेशनरी सोर्स S2 है। ये चलने वाला सोर्स है, तो ये बताइए, देखिए इसकी तरफ आ रहा है और ये इससे दूर जा रहा है। तो मैं अगर ये बोलूं कि पुलिस वाले का कितना हॉर्न का फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, तो आप बोलेंगे 176 इंटू C माइनस V अपॉन C प्लस C माइनस 22। ये कैसे किया, थोड़ा दिमाग लगाओ। हमने या तो रिलेटिव वेलोसिटी ले लो कि C इस तरफ है, तो C और V सेम डायरेक्शन में, और C और 22 भी सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन यानी रिलेटिव मोशन में माइनस हो जाता है। या फिर ऐसे बोलो कि साउंड चल रहा है राइट में और ऑब्जर्वर भाग रहा है दूर। ऑब्जर्वर भाग रहा है दूर, दूर जाता है तो न्यूमरेटर छोटा करना पड़ेगा, और सोर्स आ रहा है पास, सोर्स पास आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेगा, तो डिनोमिनेटर में रखी वैल्यू को भी छोटा करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर छोटा कैसे होता, माइनस करके न्यूमरेटर। ये चाहता फ्रीक्वेंसी घट जाए, लेकिन न्यूमरेटर में बैठा हुआ है तो न्यूमरेटर घटाओ। ये चाहता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, डिनोमिनेटर में बैठा है तो डिनोमिनेटर घटाओ। तो ये ऐसा फ्रीक्वेंसी आ गया, पुलिस वाला फ्रीक्वेंसी जो मोटरसाइकिल ने सुना। अब सायरन का फ्रीक्वेंसी जो इस तरफ साउंड चल रहा है, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी C प्लस V हो जाएगा। तो सायरन का फ्रीक्वेंसी जो मोटरसाइकिल ने सुना वो है 165 C प्लस V अपॉन C। इसमें स्टेशनरी सायरन है, इसका मतलब है सोर्स का वेलोसिटी इस केस में 0 है। तो दो अलग साउंड आ गए, बीच में दोनों को साउंड सेम सुनाई दे रहा है। अगर यही इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करें और C का वैल्यू 330 है वो रख दे, तो मैंने यहां लिखा 176 इंटू 330 माइनस V अपॉन 330 माइनस 22 इक्वल टू 165 इंटू 330 प्लस V अपॉन 330। क्योंकि इसमें वैल्यूज भी ऐसे हैं, देखो 1:2 में ब्रेक हो गया। ये यहां पे 176 से 11 से डिवाइड करें तो ये आई थिंक 16 हो जाएगा। ये 330 है, और अगर इसको भी 11 से डिवाइड करें तो ये 30 हो जाएगा, इसको 11 से डिवाइड करें तो 2 हो जाएगा। तो आ रहा है 16/28 330 माइनस V इक्वल टू 330 प्लस V बाय 2। 2 से 28 कैंसिल हो गया, 14 से ये कैंसिल हुआ, 8/7 आ गया। 8 मल्टीप्लाई 8 इंटू 330 माइनस 8V इक्वल टू 7 इंटू 330 प्लस 7V। 8V उधर भेज देते हैं, 7 इधर भेज देते हैं, तो 8 माइनस 7 मतलब 1 हो गया। 1 इंटू 330 इज इक्वल टू 15V। तो V का वैल्यू आया 330 अपॉन 15 यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे सिचुएशन में जब साउंड चल रहा है राइट में
और ऑब्जर्वर भी चल रहा है राइट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से यहां माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जर्वर का वेलोसिटी न्यूमरेटर में लिखते हैं तो c माइनस वी कर दिया। सोर्स भी चल रहा है राइट में, तो सी और सोर्स और वीएस का डायरेक्शन, साउंड और सोर्स का डायरेक्शन सेम है, सेम में माइनस लगाना पड़ता है, तो डिनोमिनेटर में माइनस लगा दिया। ये सोर्स का वेलोसिटी होता है और ये ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। इस केस में साउंड चल रहा है लेफ्ट में, क्योंकि स्टेशनरी सायरन लेफ्ट में साउंड फेंक रहा है, और ऑब्जर्वर चल रहा है राइट में, तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए न्यूमरेटर में प्लस लिख दिया, और डिनोमिनेटर में स्टेशनरी सायरन है, यानी सोर्स का वेलोसिटी 0 है, तो 0 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लिया। अब इस सवाल में ना तो डिफरेंस पूछा है, हाँ, तो पुलिस भी चल रही है 22 से, मोटरसाइकिल भी चल रही है 22 से, तो पुलिस दौड़ाती रहेगी, यानी कि ये दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब ये कभी भी चोर को पकड़ नहीं पाएगी। तो ये सवाल ऐसा पूछ सकते हैं कि चोर को पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, तो आपको पता चल गया कि मोटरसाइकिल का वेलोसिटी तो पुलिस के वेलोसिटी के बराबर है, तो काहे को पकड़ पाएगी। अगर ये वेलोसिटी 23 आ जाता तो और ही नहीं पकड़ पाती, तो उससे भी आपको एक आगे का कहानी। अब आप ये कह सकते हैं कि ये इजी सवाल था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल एवर आस्क्ड इन डॉपलर्स इफेक्ट। ये 4-5 सवाल ही ऐसे पूछे गए हैं जो जिसमें एक से ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, इससे अलावा सारे सवाल एकदम लल्लू हैं। देखो एक और क्वेश्चन, एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल में लिखा है, देखो आप पहले नंबर पकड़ना बच्चों, अगर नंबर पकड़ने लगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मामला। यहां पे लिखा है कि अ ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी न्यूमरेटर वाला चीज जो है स्टेशनरी है, विद 34, यहां पे स्पीड ऑफ साउंड दिया है 340 और 34, 340 और 34, मतलब ये 10 है और ये 1 है, 10 - 1 मतलब 9 बन जाएगा। ये वाले टर्म को समझना। तो हमने बोला F1 इज इक्वल टू F0 इंटू C अपॉन 340 माइनस 34। देखो आप बाद में F2 लिखा इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस टू 17 मीटर पर सेकेंड, तो F2 सुनाई दे रहा है, यानी F0 इंटू C अपॉन 330 माइनस 17। बस ये है। अब मुझे कैसे पता ये फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा दिमाग लगा लो यार। आ रहा है ना टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब है सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ आ रहा है, साउंड भी ऑब्जर्वर की तरफ जाता है, सोर्स भी तरफ आ रहा है, तो इनका डायरेक्शन सेम है, सबट्रैक्ट हो जाएगी वेलोसिटी। लेकिन यहां पे नंबर बड़ा इजी है, ये 10 है ये 1 है, ये 10 है ये 1 है, तो 10 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे तो यहां 9 बचेगा। ये 20 है और ये 1 है, 20 में से 1 माइनस करोगे तो यहां 19 बचेगा भाई। तो हमने क्या देखा कि ये F0 का वैल्यू 10/9 आ गया यहां F1, और यहां F2 का वैल्यू F0 इंटू ये 330 है, ये 330 माइनस ये 20 टाइम्स है इसका, 20 - 1 और ये 20 है, 20/90। क्वेश्चन में पूछा है F1 अपॉन F2 बताओ, F1 अपॉन F2 बताओ, F1 अपॉन F2, तो 19 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, एक ही तो ऑप्शन है। थ्री 40, ओहो मैं अपने पता नहीं अपने ही नंबर लिख रहा हूं। 340 है, माय बैड। अभी आप डीपी मतलब जेई मेंस की काउंटडाउन स्टार्ट कर दीजिए, तो हर दिन ऐसे सवाल कीजिए कि आप जेई मेंस लिख रहे हैं, क्योंकि जेई मेंस में अचानक एफिशिएंसी नहीं आएगी बच्चों। देखो कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जेई मेंस की। आप जब भी अब आज से पढ़ें, आज से जब भी सेल्फ स्टडी करेंगे तो कभी भी 25 सवाल से कम नहीं करें, यानी कि 25 सवाल लेके बैठे, चाहे इजी और डिफिकल्ट हो, कोई भी टॉपिक के 25 सवाल लेके बैठे। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है 10 सवाल डीपीपी के आ गए, तो 15 सवाल आप अपनी एक्सरसाइज के ले लीजिए सिंगल चॉइस,
25 सवाल कम से कम करिए एक सिटिंग में, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या 25-25-25 के ग्रुप में करते जाइए, यानी 25 पहले कर लिए 1 घंटे में, फिर 25 कर लिए। कोशिश कीजिए एक बार में ही पढ़ के सवाल सॉल्व हो, एक बार, कभी रिपीट नहीं करना पड़े आपको, ठीक है। तो मैं भी, आप देखो, ऐसे ही कोशिश करता हूं कि एक एक लाइन पढ़ते जाता हूं, उसका मीनिंग साइड में लिखते जाता हूं, एक लाइन पढ़ते जाता हूं, उसमें जो मुझे समझ में आया उसको साइड में लिखते जाता हूं, और आखिरी लाइन तक आते आते मेरे दिमाग में कहानी पिक्चर बनती है, ठीक है। तो पूरा सवाल पढ़ने की कोशिश नहीं करता, एक एक लाइन का पिक्चर बनाते। अब अप्रोक्सीमेशन देखो, ये मैंने बनाया, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैंने ये सोचा कि अगर फ्रीक्वेंसी एफ डैश का वैल्यू या तो सी प्लस माइनस वी ओ और यहां सी प्लस माइनस वी एस है, तो मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूं या 3 टुकड़े कर देता हूं, एक एक करके आपको सिखाता हूं। यूजुअली यानी नॉर्मली जो वीओ है वो भी सी से बहुत छोटा होगा और वीएस भी सी से बहुत छोटा होगा। ये हमेशा ही होता है, हमेशा ही होता है। एक आध बार ही कभी हुआ है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ साउंड के बराबर चल रहे हैं या उसके आसपास की वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो आपको बस वहां केयरफुल हो जाना है कि वहां पे ये फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़, जो मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं वो काम नहीं करेगा। तो मैंने क्या लिखा कि यूजुअली ये काम ट्रू है, ये वाली दोनों चीजें। अब आपको एक टर्म लिखना है कि अगर ओनली ऑब्जर्वर इज मूविंग, अब देखो केवल मूविंग लिखा है, या तो अवे होगा या टूवर्ड्स होगा, तो मैं दोनों बातें लिख देता हूं, अवे और टूवर्ड्स द सोर्स। ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देता है वो फ्रीक्वेंसी बदल जाता है, यानी कि चेंज आ जाता है फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा एफ नहीं, ऐसा हो सकता है कि आप अभी, क्योंकि कोई चैप्टर मान लो पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो आपको लैंग्वेज एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाओगे जब, तो आपको लैंग्वेज पकड़ में आती जाएगी, क्योंकि हर सवाल की लैंग्वेज मोरलेस सेम होती है। कभी ऐसे नहीं होता कि एक में हवाई जहाज उड़ रहे हैं, दूसरे में कुछ और हो रहा है, तीसरे में मक्खी चल रही है, चौथे में चार्ज चल गए, ऐसे नहीं होता। चार्ज वाला चैप्टर तो चार्ज ही चलता रहेगा, कभी स्फीयर होगा, कभी सिलेंडर होगा, कभी रॉड होगा, तो एक्सपेक्टेशन आता है डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू बीओ बाई सी। अब यहां पे प्लस या माइनस लिख दिया, प्लस तब जब सेपरेशन डिक्रीज करे, यानी कि टूवर्ड्स, और माइनस कब, जब अवे। ये सब प्रीवियस लेक्चर का है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में कई बच्चों को इसमें बड़ी तकलीफ हुई, मेरे को भी बहुत तकलीफ हुई कि हमने पढ़ाया था नहीं समझ में आया, तो मैं थोड़ा सा फिर से बता रहा हूं। इसको लाइटली मत लेना, अगर आपने इसको लगाया तो लाइव झिंगालाला, ये मेथड से हर सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सर इससे एग्जैक्ट आंसर सेम नहीं आ रहा है, कौन किसको फर्क पड़ रहा है, एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा, 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन अलग अलग हैं और इंटीजर भरना है या कोई नंबर भरना है हमें, तो फिर बैक टू बेसिक हो जाना, पुराने फॉर्मूले से ही करना। 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो ये फॉर्मूला लगाना, हमेशा आंसर आ जाएगा। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कुछ होमवर्क हो जाएंगे। प्लस माइनस, प्लस क्यों, क्योंकि जब टूवर्ड्स आता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो डेल्टा एफ पॉजिटिव है। माइनस क्यों, जब दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, डेल्टा एफ नेगेटिव है। ठीक है, अगर हमने बोला इफ ओनली सोर्स इज मूविंग, डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट इक्वल टू बी अपॉन डी
ऐसे, ये वैसे तो दो रिजल्ट अलग लिखे हैं क्योंकि यहां पे एक बार अवे जाएगा या टूवर्ड्स जाएगा, तो टूवर्ड्स जाने में ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और इधर में डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी, माइनस में आंसर आ रहा है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इफ PS इज मच लेस देन C है तो फिर डेल्टा F बाय F नॉट का वैल्यू अल्टीमेटली प्लस माइनस PS अपॉन C ही कर देना, हमेशा आंसर आ जाएगा। ये मैंने वैसे दो रिजल्ट लिख दिए हैं, लेकिन आप हमेशा, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये ट्रू रिजल्ट्स हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन इसमें है। प्लस मतलब टूवर्ड्स, माइनस मतलब अवे। बहुत बढ़िया शिवम। अयान कह रहे हैं सर हमें बेसिक पुराना फॉर्मूले से ही ठीक लग रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम उसी से कर लेंगे। अभी दो चार सवाल करके तो देख, अरे रुको, सब्र करो, रुको। चल, अब हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमको कोई पुराना फॉर्मूला आता है कि नहीं, एक दो सवाल हम इस नए कहानी से कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलेंगे। यहां लिखा S1 S2 प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक चीज और बता देते, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूव, तो भाई ऑप्शन पकड़ना, डेल्टा एफ टोटल बाय एफ नॉट इक्वल टू BS बाय C प्लस माइनस BO बाय C। इसको भी प्लस माइनस ले लेते, अगर टूवर्ड्स है तो प्लस, अवे है तो माइनस। दोनों के लिए ये बात ट्रू बोल रहा हूं, दोनों के लिए दोनों के लिए। अगर ये टूवर्ड्स आएगा तो प्लस VS बाई C, अगर ये टूवर्ड्स आएगा तो VO प्लस VO बाई C, अगर ये अवे जाएगा तो प्लस माइनस VS बाई C, ये अवे जाएगा तो माइनस VO बाई C। रुको जरा, चौथा केस, इफ सोर्स क्रॉसेस स्टेशनरी, ये लास्ट क्लास में भी ऐसे लिख रहा था लेकिन थोड़ा स्लोली लिखते हैं तो हो सकता है मामला क्लियर हो जाए। ऑब्जर्वर है और सोर्स ऐसे सामने से निकल गया PS से, तो आप कहेंगे कि पहले ये इसका फ्रीक्वेंसी F1 सुनाई दे रहा था और बाद में ये सोर्स ऐसे दूर जाने लगा तो F2 सुनाई दे रहा। आप कहेंगे कि सोर्स अगर F0 फ्रीक्वेंसी का है तो F1 तो F0 से बड़ा होगा, तो F1 F0 से कितना बड़ा होगा, BS बाई C बड़ा होगा। फिर F2 F0 से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, BS बाई C छोटा होगा, मतलब माइनस BS बाई C होगा। तो F2 और F1 में डिफरेंस कितना आएगा, तो डेल्टा F बाई F0 यानी कि F2 माइनस F1 बाई F0 इज 2VS बाई C। ये कैसे किया थोड़ा थोड़ा समझे। मान लीजिए ये
पहले इसका फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज ज्यादा आ रहा था और दूर जाने पे इसका फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज कम आ रहा है, तो इनके बीच में टोटल डिफरेंस कितना आएगा? ये ओरिजिनल से 4 हर्ट्ज ज्यादा था और ये ओरिजिनल से 4 हर्ट्ज कम है, मतलब ओरिजिनल से 4 हर्ट्ज ज्यादा था, 4 हर्ट्ज कम है, तो दोनों मिला के टोटल वैल्यू 2Vs/c। हर केस में हम V/c ही लिख रहे हैं। Vs/c, Vo/c, दो लोग चल रहे हैं, Vo/c, Vs/c, डेल्टा F/f0। आंसर इतने क्लोज आते हैं कि आप जो फ्रीक्वेंसी भी दिया वही डाल दो। देखो ध्यान से समझो, अगर सोर्स चल रहा है और ऑब्जर्वर यहां रेस्ट पे है, तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले सोर्स पास आ रहा है, जैसे ट्रेन आ रही है, मैं ट्रैक के किनारे, और ट्रैक के बीच में नहीं हूं क्योंकि बाद वाला साउंड फिर सुनाई नहीं देगा, फिर तो ऊपर चले जाएंगे। ट्रैक के किनारे बैठ खड़ा हूं मैं और एक ट्रेन आई मेरे सामने से निकल गई, तो पहले ट्रेन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रही है, क्रॉस करने के बाद इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और जब अवे जा रही होगी तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। मैंने इनका टोटल डिफरेंस लिया तो 2Vs/c आया। अगर एक का डिफरेंस बोलेंगे तो Vs/c और इसका डिफरेंस माइनस Vs/c, डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो प्लस Vs/c माइनस ऑफ माइनस Vs/c, तो दोनों ऐड हो गए। इसी तरह से अगर सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर क्रॉस किया, तो अब गेस करने के कुछ नंबर नहीं, ऑब्जर्वर क्रॉसेस द सोर्स। यही छोटे छोटे रिजल्ट, बस आप सोर्स और एट रेस्ट है सोर्स। तो एक ऑब्जर्वर यानी कि कोई आदमी है, रामलाल, वो भागता हुआ जा रहा है वीओ से, और यहां पे एक सायरन है जो कि रेस्ट पे है। ये जब ऐसे क्रॉस करेगा, बोलेगा पहले फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रही है F1, ये सोर्स F0 का है। जब ये ऐसे आगे की तरफ भागते हुए जा रहा है वीओ से, तब इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है F2। तो इसने बोला भाई पहले ज्यादा सुनाई दे रही है और बाद में कम सुनाई दे रही है, तो F1 माइनस F2 अपॉन F0 इक्वल टू 2Vo/c। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। अब सोचिए हर साल ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, हम क्यों ना करें, हम क्यों ना करें, हम क्यों छोड़े? एक सवाल भी डॉपलर इफेक्ट का छोड़ना नहीं है, ना स्टैंडिंग वेव का ना डॉपलर इफेक्ट का। अपने बुकलेट से भी यानी मॉड्यूल से भी सारे डॉपलर इफेक्ट के और सारे सवाल इसके स्टैंडिंग वेव के आपको प्रैक्टिस करने ही है, क्योंकि दो में से एक सवाल जरूर आएगा और दोनों भी आ सकते हैं। 100% सवाल करके जाने हैं डॉपलर इफेक्ट के, 100% क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है स्टैंडिंग वेव, दोनों। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन इसी का नाम है। इवन इफ आपको लगे कि यार वही रिपीटिशन हो रहा है सर, बार बार सेम सवाल आ रहे हैं, बोर हो गए तो हो गए, लेकिन करके सारे जाने हैं, जिससे कि कोई भी चीज आपको वहां सरप्राइज। ऐसे ही तो एक एक चैप्टर में पकड़ में आ जाएगा हमको कि अब ये क्लियर हो गया, चैप्टर खत्म। दो चीजें इस चैप्टर में अगर कस के कर ली तो जेई में कम से कम मेंस में आपके 2 सवाल हो जाएंगे, है ना भाई? ये वाले चैप्टर से ही। 2 sources of sound S1 and S2 produce sound waves of frequency 660 Hz. A listener is moving from source S1 to S2 with constant speed u when he hears 10 beats per second. यानी डेल्टा F का वैल्यू दिया है 10 beats per second। अब ये वही सवाल है जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है और एक ऑब्जर्वर चल रहा है। तो ऑब्जर्वर चल रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी देखो, ये F0 का फ्रीक्वेंसी, ये भी F0 का फ्रीक्वेंसी है, और इसको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा F1 और इसको सुनाई देगा F2। आप कहेंगे F1 छोटा है F2 बड़ा है क्योंकि ये U से इधर जा रहा है। तो ये वही सवाल हो गया कि ऑब्जर्वर क्रॉस कर रहा, पहले एक के पास आ रहा है और दूसरे से दूर जा रहा है। यहां पे 2 सोर्स जरूर दिए हैं तो एक साथ सुनाई देंगे तो बीट आ जाएगा। तो 10 बीट्स पर सेकेंड डेल्टा एफ का वैल्यू, हमने फॉर्मूला क्या बोला? डेल्टा एफ बाई एफ नॉट इज इक्वल टू 2V/c।
चलिए करते हैं। डेल्टा एफ बाय एफ नॉट का वैल्यू 660 इक्वल टू 2v/c, v की जगह u लिख दिया, बाय c की जगह 330 लिख दिया, 330 काटा, यहां पे लिख दिया 2, u का वैल्यू बोलो 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा? आप अगर इसको ओरिजिनल फॉर्मूले से करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कम से कम 30 सेकंड मेरे तरीके से ज्यादा लगेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। बहुत सही बोल रहे हैं वैसे। ये 5th कैटेगरी का सवाल है। इसमें जो ऑब्जर्वर चल रहा है एक सोर्स से दूर चल रहा है, दूसरे सोर्स के पास आ रहा है। अभी तो हमने देखा कि ऑब्जर्वर पहले सोर्स के पास आ रहा था, फिर सोर्स से दूर जा रहा था, तो पास आने वाले की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी और दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी घट गई थी। लेकिन ये एक ही ऑब्जर्वर है तो अलग अलग टाइम पे सुनाई दे रही है, इसमें बीट्स नहीं आती। एक बार F1 सुन रहे हैं, एक बार F2। लेकिन इस सवाल में ये एक सोर्स से F1 सुन रहा है, दूसरे से F2 सुन रहा है, तो इसमें एक साथ दो फ्रीक्वेंसी पहुंचेंगी, इसलिए बीट्स सुनाई देगी। डीपीपी तो एक बार ही कर लो, जैसे टॉपिक के साथ साथ डीपीपी करते चलो। कोई बोल रहे डीपीपी साथ करें, बाद में करें, या फिर हम नए क्वेश्चंस करें। डीपीपी हमेशा साथ में करो, क्योंकि उसका सोल्यूशन भी आ रहा है, बैकअप प्लान है कि अगर कोई सवाल नहीं आया सोल्यूशन से देख सकते हो, फिर भी नहीं समझ में आया तो लात मारो यार सवाल को। लेकिन जब आप रिवीजन करते हो कोई भी टॉपिक का, जैसे टेस्ट आ गया, तो आप बुकलेट के सवाल रिवीजन में 10 सवाल 20 सवाल हर टेस्ट के पहले कर करके देखो। जैसे मान लीजिए अगला टेस्ट में मान लो वर्क पावर एनर्जी भी आ रहा है, मान लो आ रहा है, तो वर्क पावर एनर्जी को रिवाइज करने के लिए नोट से एक बार पढ़ो और 10-15 सवाल कर लो। सवालों में वैल्यू रखने से आपको पुरानी मेमोरी याद आने लगती है। हाँ ऐसे ही तो करते थे। हाँ कोई कह रहा है सर दोनों की फ्रीक्वेंसी ये वाली अलग होती तो फिर दोनों का अलग से हम कैलकुलेट, डेल्टा F1 बाय F1 अलग करते, डेल्टा F2 बाय F2 अलग करते और फिर आते। लेकिन समझ लो कि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते नॉर्मली। चलिए एक सवाल और लिखा है, अ ट्रेन इज मूविंग, देखो वैल्यू देखो वेलोसिटी का 20 मीटर पर सेकेंड और साउंड का वेलोसिटी देखो 320 मीटर पर सेकेंड। 20 इज मच लेस देन 320। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मीटर पर सेकेंड में ये 10, 5, 2, 4, 5 के नंबर में ही रहेगा और ये 300, 350 के बीच में रहेगा। तो ये नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स। द ट्रेन इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड इतना, it is blowing its whistle at a frequency of 1000 hertz. The percentage change in the frequency heard by person standing near the track close to. अब close to मतलब ये खुद ही बोल रहा है अप्रोक्सीमेशन, तो डेल्टा F by F नॉट इंटू 100 का वैल्यू निकालना है। आपने बोला VS by C इंटू 100 कर देंगे, ये आंसर चाहिए, इससे कैलकुलेट करेंगे तो 20 by 320 इंटू 100 कर दिया। तो 6% के आसपास आ रहा भाई। पासेसिव 2VS पासेसिव। जैसे ही सोर्स ने ऑब्जर्वर को क्रॉस किया तो पहले फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया, हमने बोला था जब क्रॉस करते तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है 2VS/C 6 इंटू 2%, यानी कि 12 पर। मुझे लगा ओरिजिनल से कितना डिफरेंस आ रहा है। कार ए एंड बी मूविंग अवे फ्रॉम इच, ये होमवर्क है भाई, खुद कर लेना। चलिए एक सवाल और, ये भी होमवर्क है, चलो खुद कर लेना। ये करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सवाल बिना पढ़े आप तुरंत आंसर बता सकते हो। ध्यान से देखना, 5 किलो हर्ट्ज का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, एक पैसेंजर को ये फ्रीक्वेंसी 5.5 सुनाई दे रहा है,
यानी 10% इंक्रीज हो गया है। 5 किलो हर्ट्ज का है और 5 से 5.5 किलो हर्ट्ज सुनाई दे रहा है, 10% इंक्रीज हो गया, यानी डेल्टा एफ का वैल्यू 0.5 है, डेल्टा एफ इज 0.5। और इसको देखो, ये 5 किलो हर्ट्ज है, दूसरे पैसेंजर को ये 6 किलो हर्ट्ज दिख रहा है, तो इसका डेल्टा एफ, ये डेल्टा एफ 1 है और इसके लिए डेल्टा एफ 1 किलो हर्ट्ज है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू 2v/c या v/c होता है, और यहां पे डेल्टा एफ 2 का वैल्यू भी v/c होगा, तो c दोनों के लिए सेम है, f दोनों के लिए सेम है, लेकिन डेल्टा एफ अलग है। तो बताइए इनमें स्पीड का रेशियो क्या होगा? बोर्ड कट हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूं, अब ठीक है। ये सब नॉर्मल फॉर्मूले से करें तो नहीं होता है, होते हैं, लेकिन डेल्टा एफ 1 बाई एफ नॉट इक्वल टू v1/c और डेल्टा एफ 2 बाई एफ नॉट इक्वल टू v2/c। तो मैंने अगर रेशियो ले लिया तो डेल्टा एफ 1 अपॉन डेल्टा एफ 2 का वैल्यू v1 अपॉन v2 है। बोलो भाई, का रेशियो 1:2 नहीं आ गया? रेशियो वेलोसिटी ट्रेन B2 ट्रेन है पूछा है, यानी कि v2/v1 पूछा है, तो 2:1। देखिए 1 सेकंड में आंसर है। IIT BHU मेरा कॉलेज था, IIT वाराणसी, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं, IIT वाराणसी जबरदस्त कॉलेज है, बहुत बड़ा, बहुत मजेदार। IIT BHU, उसका निक नेम था IIT BHU का, IIT और BHU का निक नेम रखा था हम लोग ने बम्पर हॉलीडे यूनिवर्सिटी BHU। असली नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हमारे लिए बम्पर हॉलीडे यूनिवर्सिटी, बहुत छुट्टियां होती वहां। चलिए अब विसल, चलो ये होमवर्क है, खुद करना यार। अब रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, एक सोर्स है जो इस तरह से चल रहा है, इसने ऐसे पल्सेस छोड़े, यहां पे एक वॉल है, वॉल रेस्ट पे है, बहुत ध्यान से समझना, इसको कोई जल्दी नहीं है। इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0 है, साउंड का स्पीड c है और सोर्स का स्पीड vs है। ये वॉल है और ये सोर्स है। सोर्स को मैंने a बोला और वॉल को b बोला। a मतलब सोर्स, b मतलब वॉल। तो पहला केस में जो साउंड वॉल पर पहुंचेगा, तो वॉल B acts as an observer for source A, यानी B जो है वो ऑब्जर्वर है और सोर्स A है। साउंड का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0 है, यहां से वहां पहुंचेगा। तो इसमें मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय B यानी कि वॉल इज f1 इज इक्वल टू f0। यहां पे जो साउंड पहुंचा उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, f1, क्योंकि सोर्स चलते हुए साउंड फेंक रहा है, इसी तरफ आ रहा है, तो f0 इंटू ये सोर्स है और ये वॉल ऑब्जर्वर है। ये सोर्स है, वॉल नहीं चल रही है, यानी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ये लिखा C अपॉन माइनस VS। ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि सोर्स वॉल की तरफ चल रहा है, यानी सेपरेशन घट रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में रखी चीज माइनस हो जाती, इफ नॉट। ये हो गया ठीक। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ
रिफ्लेक्टेड साउंड एट वॉल। तो अगर मान लीजिए यहां पे 4 पल्स 1 सेकंड में टकराए तो 1 सेकंड में 4 ही रिफ्लेक्ट होंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड अगर कोई पूछे तो वही F1 है जो रिसीव्ड बाय वॉल है। जो रिसीव्ड बाय वॉल है वही रिफ्लेक्टेड बाय वॉल है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मतलब सर जिंदगी भर पढ़ाई करनी है, हम तो बर्बाद हो गए। जिंदगी भर तो विराट कोहली क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है, कुछ साल खेला, अब रिटायर हो जाएगा 1-2 साल में, और फिर जिंदगी भर जो है केवल ऐड करके पैसे कमाएगा जैसे धोनी कमा। गलत फील्ड में आ गए, जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, बट जिंदगी भर नहीं, एक स्टेप और, जो एक ग्रेजुएशन का स्टेप है और एक पोस्ट ग्रेजुएशन। जो बच्चे यहां पे अभी मेरी क्लास देख रहे हैं उनको मैं एनकरेज करना चाहूंगा कि बीटेक के बाद रुकना नहीं है। बीटेक किसी भी कॉलेज से करो, एमबीए या कोई एक एडिशनल डिग्री, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसकी जरूर लेना है। चाहे आईएएस बनने की तैयारी करो, चाहे कोई और करो, चाहे गेट करो, चाहे एमबीए करो, चाहे यूएस से एमएस करो, चाहे कोई और एक्स्ट्रा डिग्री लो, एक स्टेप और आगे जा, एक स्टेप और आगे। जिसके मन में यह है कि हम बीटेक कर लेंगे और बंसी बजाएंगे, मेरा सजेशन यह है कि आप एक स्टेप और आगे जाइएगा, देखिएगा कितनी खाली जगह ऊपर है, कुछ है ही नहीं। सीईओ बनाने के लिए कंपनीज परेशान है, बड़े बड़े स्टार्टअप के लिए कंपनीज परेशान है, और बीटेक लेवल पे उतना नॉलेज मिल ही नहीं रहा कि हम बड़े स्टार्टअप कर पाए। छोटे मोटे पंक्चर की दुकानें तो लगा, मतलब छोटे मोटे स्टार्टअप चल सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे जाने के लिए दिमाग भी बड़ा होना चाहिए, उसके लिए एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए, मेरा सजेशन। तो यही फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी, यही ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तीसरी बात ध्यान से देखना, यहां पे वॉल, अब ये फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कर रहा है F1। फिर से सुनो, वॉल के पास जो साउंड आ रहा था वही जा रहा है, आया था F1 तो जा रहा है अब F1 जा रहा है। तो यहां पे एक टर्म और बना रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड लैम्डा डैश इक्वल टू C बाय F1। ये F1 का फ्रीक्वेंसी इसने बाहर फेंका, स्पीड C है, C बाय F1, C बाय F0। ये फॉर्मूला C अपॉन C माइनस VS था, माइनस VS बाय। यूपीएससी अगर आपने फोड़ दिया तो बहुत कमाल ही हो जाएगा, फिर तो मजा ही मजा है भाई, बहुत मजा आएगा। यूपीएससी फोड़ दिया तो बहुत मजा। मेरे 2-3 स्टूडेंट ने कर दिया, यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है। लैम्डा डैश C बाय F1 ऐसे। चौथा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड रिसीव्ड बाय सोर्स ए। अब सोर्स ए दोबारा क्यों सुनेगा? क्योंकि वॉल एक सोर्स बन जाएगा, और ए जो है, वॉल जो था बी, वो सोर्स हो जाएगा, और ए जो है ऑब्जर्वर हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ए वाला, ये स्टेशनरी वॉल के लिए, और वॉल F1 फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, यहां से साउंड भेज रहा है। तो पहले सोर्स ने साउंड रिलीज किया, वॉल ने उसको रिसीव किया और लौटा दिया। तो F1 फ्रीक्वेंसी वॉल ने रिसीव किया था, तो वॉल एक सोर्स बन गया जिसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F1 है। अब ये फेंकेगा तो वॉल तो रेस्ट पे है,
यानी सोर्स रेस्ट पे रहेगा और ये ए वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किसी v वेलोसिटी से या vs से चल रहा था, वो एक ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो ए ऑब्जर्वर है अब और वॉल सोर्स है। तो हमने लिखा F2। अब जब ये F2 सुनाई देगा इसको, तो F2 का वैल्यू हो जाएगा, ये ऑब्जर्वर हो गया, एफ नॉट अपॉन प्लस वीएस अपॉन सी। एक बार और लिखते, F1 F2 इज इक्वल टू F1। ये वॉल जो फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है वो F1 है और ये जो सोर्स तक पहुंच रही है वो फ्रीक्वेंसी F2 है। तो F1 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो गई लौटते हुए साउंड की और F2 वहां पे पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी हो गई। लेकिन अब की सोर्स चल रहा है और ऑब्जर्वर रुका हुआ है, नहीं सॉरी, ऑब्जर्वर चल रहा है और सोर्स रुका हुआ है। इसमें F0 की जगह F1 की जगह F0 अपॉन सी माइनस एस लिखा, वही लिख देंगे। तो F2 इज इक्वल टू F0 इंटू सी अपॉन सी माइनस वी एस और इंटू सी प्लस वी एस अपॉन सी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा। यहां लिख रहा हूं F2 इज इक्वल टू F0 सी प्लस वी एस अपॉन सी माइनस वी। ये एक जबरदस्त रिजल्ट है रिफ्लेक्शन के केस में। यहां पे देखो न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, उसी रेट से डिनोमिनेटर घट रहा है। तो डेल्टा एफ बाय एफ नॉट का वैल्यू 2vs बाय सी लिख देंगे। बच्चों इसको याद कर लेना। हाँ देखो, पहले ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा था। सोर्स जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऑब्जर्वर के नजदीक जाएगा तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। बाद में सोर्स वॉल सोर्स बन गया, लेकिन वॉल रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आता है तो न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है, तो न्यूमरेटर में वैल्यू ऐड कर दिया क्योंकि बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी, और नीचे ओरिजिनल साउंड, क्योंकि नीचे अब ये जो सोर्स है ये चल नहीं रहा, वॉल रेस्ट पे है, केवल ये वीएस से चल रहा था, वॉल रेस्ट पे, वॉल सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। उल्टा सवाल हो गया। एक बार हमने 100 का साउंड फेंका, उसके पास पहुंचा 105 का, उसने 105 का लौटा दिया। अब मैं भी भागते हुए उसकी तरफ जा रहा हूं, तो मेरा ही साउंड जो 100 वाला मैंने 105 वहां भेजा था, मैंने 100 वाला फेंका, उसको लगा 105 आया है, उसने 105 लौटा दिया। तो मेरे पास जब ये 105 वाला साउंड आएगा और हम चल रहे हैं, तो मुझे ये 105 वाला साउंड भी बढ़ के 109 सुनाई देगा, तो 110 सुनाई देगा। तो हम कहेंगे यार अभी जो साउंड आ रहा है ये बढ़ गया है, क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मेरे को साउंड के अपोजिट ऐसे चल रहे हैं। आज टीपीपी आएगी भाई, इसको आप जरूर लिख दीजिए, इसको आप जरूर लिख दीजिए। समझ लीजिए डेल्टा एफ बाई एफ वाले फॉर्मूले को ही हम अपना मेन फॉर्मूला बना के चल रहे हैं इस चैप्टर में। डेल्टा एफ बाई एफ निकालेंगे, ऊपर प्लस माइनस ये वो अंजट झंझट कुछ नहीं, सीधा। ये सवाल होमवर्क है, आप नहीं ये कर लेते। चलिए, a sound wave of frequency travels horizontally to right, it is reflected by large vertical plane moving to left velocity v naught से। यहां पे साउंड जो सोर्स है वो रेस्ट पे है और वॉल जो है वो चल रही है, वॉल चल रही, वॉल इज मूविंग। तो वॉल का वेलोसिटी दिया है v और जो साउंड का वेलोसिटी है वो है c। तो पहले ये जो सोर्स है, मतलब ये जो साउंड वेव फेंक रहा है वो सोर्स है,
और वॉल एक ऑब्जर्वर है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी जो पहुंचेगा F1, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा और इसको जो सुनाई देगा वो हो जाएगा F2। थोड़ा F0 पहुंचा F1, लौटा दिया F1, तो इसके पास पहुंचा F2। तीन चीजें, नंबर ऑफ वेव स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकेंड का मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा है, F1 पूछा है, तो F1 इज इक्वल टू F0 इंटू ये C और V अपोजिट में है, C प्लस V बाई C। ये देखिए पहला रिजल्ट, ये तो सही हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड इज F1, जो पहुंची वही रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन सवाल में पूछा है वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। अब देखो सवाल में वेवलेंथ का फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एपरेंट वेवलेंथ इक्वल टू C विद रिस्पेक्ट टू सोर्स अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी है। ये एक वॉल है, वॉल इज सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव का फ्रीक्वेंसी F1 है, यानी वॉल एक F1 फ्रीक्वेंसी का सोर्स बन गया है। वॉल से निकलने वाले वेव चल रहे हैं V से, वॉल खुद चल रहा है C से चल रहे हैं और वॉल खुद चल रहा है V से। तो अब मुझे बताओ कि वॉल एक सोर्स है बच्चों, सोर्स बहुत ध्यान से समझना, वॉल एक सोर्स है जिसने साउंड F1 फ्रीक्वेंसी का साउंड फेंका और खुद सोर्स चल रहा V से। तो हमने लिखा लैम्डा डैश ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज C माइनस V बाय, देखो C और V सेम डायरेक्शन में, C माइनस V बाय F1। ये F1 क्यों लिया? क्योंकि वॉल का ओरिजिनल वॉल से निकलने वाले वेव का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F1 हो गया है। तो वॉल एक सोर्स है, उसको उधर से आने वाले फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, वॉल को जो फ्रीक्वेंसी मिलता है वही रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी जितने पल्स टकराएंगे उतने ही रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वॉल के लिए असली फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हो गया F1। तो वॉल को एक सोर्स मानो, और ये देखो यार, वॉल से जो वेव आ रही है उसका फ्रीक्वेंसी वॉल कितना बना रहा है? वॉल F1 बना रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, C माइनस V अपॉन F1 की जगह अभी अभी हमने निकाला F0 C प्लस V अपॉन, तो यहां लिख दिया F0 C प्लस V अपॉन C, C ऊपर भेज दिया, तो C बाय F0 C माइनस V अपॉन C प्लस V, C बाय F0 C माइनस V अपॉन C, C माइनस V अपॉन C प्लस V। ये ऑप्शन भी सही हो गया। The frequency of reflected wave is frequency of reflected wave is तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी अब F2 निकाल रहे हैं, F1 उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हुआ और C अपॉन C माइनस F0 C प्लस V बाई C। समझ गए क्या? ये जो वॉल है ये खुद एक सोर्स बन गया है, और वॉल का वेलोसिटी V है और इससे निकलने वाले साउंड का फ्रीक्वेंसी F1 है। यहां पे कोई ऑब्जर्वर लगा दूं और उससे पूछूं कि तुम्हें F1 सुनाई दे रहा, वो बोलेगा चलता हुआ साउंड जब फ्रीक्वेंसी फेंकता है तो जो फेंकता है वो सुनाई नहीं देता,
चलता हुआ सोर्स अगर फ्रीक्वेंसी फेंक रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी f1 की जगह यहां पे f2 सुनाई देगा। तो f2 का यहां पे लिख दिया f2 इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f1 c अपॉन c माइनस v, क्योंकि सोर्स अगर v वेलोसिटी से चलेगा तो डिनोमिनेटर में माइनस कर देंगे c माइनस v। फिर f1 की जगह लिख दिया f नॉट इंटू सी प्लस वी अपॉन सी, जो कि पिछले बार निकाला था हमने c प्लस वी अपॉन सी, एफ नॉट सी प्लस वी अपॉन सी, सी से सी कैंसिल हो गया, तो एफ नॉट इंटू सी प्लस वी अपॉन सी, ये आ गया। नहीं, देखो जरा ध्यान से, जो साउंड टकराया वॉल ने उसी साउंड को रिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन वॉल भी चल रहा है, सोर्स चल रहा है, तो चलते हुए सोर्स से जब साउंड निकलेगा तो साउंड का फ्रीक्वेंसी सामने किसी भी जगह पर तुम्हें कुछ और सुनाई देगा। चलती हुई ट्रेन आती है तो तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, ट्रेन तो F1 का साउंड फेंक रही है लेकिन तुम्हें F2 सुनाई देगा। ठीक है, एक एक करके पार्ट समझो इसका। नंबर ऑफ वेव स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल, वो F1 मान ली मैंने, तो फ्रीक्वेंसी वॉल ने जो रिसीव करी वो F1 है। F1 का वैल्यू लिख दिया F0, ये डॉपलर इफेक्ट लगा लिया, एक बार लगा के देखना। दूसरे पार्ट में लिखा है वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला लिखा है C विद रिस्पेक्ट टू सोर्स अपॉन F0, लेकिन यहां वॉल से निकलने वाला जो वॉल पे टकराने वाला जो वेवलेंथ है वो F1 है, तो वॉल इज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F1। हालांकि वो जब टकरा के लौट के आएगा तो हमें F1 सुनाई नहीं देगा, क्योंकि चलते हुए वॉल से टकरा के लौट के आ रहा है, तो टकराएगा F1, हमें आगे चलने पर सुनाई देगा F2। ठीक है, F1, तो ये हमने निकाला C विद रिस्पेक्ट टू C माइनस वी अपॉन F1 कर दिया, F1 का वैल्यू इसमें रख देंगे आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज, तो वो जो कौन सुन रहा है रिफ्लेक्टेड वेव, यहां पे कोई ऑब्जर्वर बना दिया कि वॉल ऐसे चल रही है और ये टकराया साउंड F1 का, लेकिन जब लौट के आया तो यहां पे ऑब्जर्वर को सुनाई देगा साउंड F2। क्यों? क्योंकि सोर्स चल रहा है, सोर्स इज मूविंग विद V, तो चलते हुए सोर्स से कोई साउंड छोड़ते हैं तो सामने F2 सुनाई देता है। देखो यहां पे F1 पहुंचा तो ये वॉल इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F1 है, अगर इस समय वॉल रुक जाए तो F1 का साउंड ही हमें सुनाई देगा, लेकिन वॉल को पहुंचा F1, वॉल ने लौटाया भी F1, लेकिन वॉल चलते हुए आ रहा है इसलिए हमें सुनाई देगा F2। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, बाकी वो उसमें डाल देंगे होमवर्क में। पुलिस कार विद सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड, टुवर्ड्स अ टॉल बिल्डिंग which reflects the sound waves. The speed of sound wave in air is 320 meter per second. The frequency of siren heard by the car driver is. तो एक पुलिस कार है, यानी कि एक सोर्स है जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां टॉल बिल्डिंग है जिससे साउंड टकरा के यही कार सुनेगी। तो मैंने अभी बोला था कि डेल्टा एफ बाई एफ का वैल्यू 2v बाई सी कर देंगे, तो 2 इंटू 10 बाय 320, ये कैंसिल कर दिया, ये आया 1/60, डेल्टा एफ बाई एफ नॉट कर देते। अब यहां पे जो साउंड छोड़ा था उसका फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, तो इस डेल्टा एफ का वैल्यू लिखा 1/16 इंटू 8 किलो हर्ट्ज, तो 1/2 हो गया, यानी कि 0.5 किलो हर्ट्ज हो गया। तो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगा वो 8 किलो हर्ट्ज में 0.5 किलो हर्ट्ज और ऐड कर दो, मतलब इतना चेंज हो गया, 8 प्लस 0.5 यानी 8.5 किलो हर्ट्ज। आंसर आ गया।
हाँ, ऐसा बोलना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी, पिछले सवाल में बिल्कुल सही जीत, आप सही कह रहे हैं। डी क्यों गलत था पिछले सवाल में, एक बार सॉल्व करके देखना। अब मैं थक गया हूं, आप खुद सॉल्व करके देख लें, इसको सॉल्व करो। आंसर एबीसी दिया है तो हमने एबीसी सॉल्व किया, इसको सॉल्व करो जरा, आप कर लेना, ये सही नहीं आएगा। टू के फैक्टर का कुछ डिफरेंस आएगा, यहां पे टू आना चाहिए, उसका डिफरेंस आएगा, यहां पे टू आएगा, देखना। नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय स्टेशनरी लिसनर, तो पहले वाला साउंड सुनाई दे रहा एफ और बाद में रिफ्लेक्ट होके आया F2, तो हमें F2 माइनस एफ का वैल्यू डेल्टा एफ निकालना है। इससे जरा कैलकुलेट करना, तो F2 का वैल्यू तो ये है एफ सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी और फिर माइनस एफ। तो अगर f को कॉमन ले लिया तो c प्लस वी माइनस सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। तो आप देखो v प्लस वी, c तो कट गया, तो 2vf अपॉन सी माइनस वी आ गया, 2 का फैक्टर आ गया ना, दो बार, एक बार गया साउंड एक बार आया साउंड, जाते समय भी v बाई सी हो गया, आते समय भी v बाई सी हो गया। चलिए, ये होमवर्क है, आप खुद करना इसको, लेकिन करने का तरीका यही है, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू 2v बाई सी कर दो। कौन चल रहा उसकी चिंता मत करो, या तो वॉल चलेगा या सोर्स चलेगा, उसकी चिंता मत करो। या तो वॉल चलेगा या सोर्स चलेगा, आपको चिंता नहीं करनी, डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू 2v बाई सी कर दीजिए, अपने आप डिफरेंस आ जाएगा, इससे हमारे को सॉल्व हो जाएगा। ये भी होमवर्क है, खुद ही कर लेना। इसमें भी नंबर ऑफ बीट्स पूछा, देखो, बस इज मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज वॉल with a velocity of 5 meter per second. The driver sounds a horn of frequency 200 hertz. The beat frequency heard by passenger of the bus will be. बस का साउंड है, बस ने साउंड छोड़ा 200 हर्ट्ज का, वॉल से टकरा के साउंड वापस आ गया, मतलब एक बार डॉपलर इफेक्ट वॉल की तरफ जाते हुए होगा, फिर डॉपलर इफेक्ट आने पर भी होगा, यानी डबल डॉपलर इफेक्ट हो गया। अरे इसमें डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू 2v बाई सी कर दीजिए, झंझट फ्री। डेल्टा एफ बाई एफ नॉट, डेल्टा एफ अपॉन 200 इक्वल टू 2, b की जगह 5, c की जगह 340। तो जरा अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो। ये तो हो गया 10, 2000 अपॉन 342। अगर इंटीजर वैल्यू का सवाल है, देखो यहां पे आंसर 6 दिया है, यानी इंटीजर वैल्यू का सवाल है अप्रोक्सीमेटली, तो ये समझ गए ना, 3.4 के आसपास है। ऐसे 2 0 यहां पे हटाएंगे, 6 टाइम ऑलमोस्ट आ जाएगा, इंटीजर टाइप अगर सवाल है तो। बस एक दो टर्म और कर रहे हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज गिवन, यानी कि अगर ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, इनमें से कोई भी चले, लेकिन साउंड हमेशा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में ही चलेगा। अगर मीडियम का वेलोसिटी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है, केस 1, इफ pm यानी वेलोसिटी ऑफ मीडियम, जैसे हवा चलने लगी, इज फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगी e प्लस। अगर सोर्स इधर है, ऑब्जर्वर ये है, तो साउंड तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चलेगा, लेकिन अगर हवा उल्टे चलने लगी, ये वेलोसिटी ऑफ मीडियम है, मीडियम हवा उल्टा चल रही है, यानी कि विंड का वेलोसिटी अपोजिट में है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा
C माइनस Vm। C हमेशा जो 330 दिया रहता है ये विद रिस्पेक्ट टू साउंड वो होता है, एयर होता है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो विद रिस्पेक्ट टू एयर में देखो मैं जो बोल रहा हूं वो डिस्टरबेंस हवा में चला गया, अब हवा उसको ट्रैवल कराएगी, लेकिन हवा खुद चलने लगे तो डिस्टरबेंस को एयर का वेलोसिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देखो मीडियम के पार्टिकल तो भाई जैसे मान लीजिए एक गैस के कंटेनर में मैंने एक एंड पे टक्कर मारी तो साउंड ट्रैवल करके इस कंटेनर के दूसरे एंड में तो अंदर ट्रैवल करता ही है, लेकिन कंटेनर को लेके अगर 5 मीटर पर सेकंड से मैं भागने लगूं तो आप कहेंगे पूरा गैस ही आगे जा रहा है और अंदर जो जो साउंड है वो तो कंटेनर के अंदर चलने की स्पीड है। एक मिनट भाई बहुत फोन आ रहा है एक, मैं जरा इसको मना कर दूं कि क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ भाई एक कॉल आ गया था, बहुत बार आ रहा था, तो मैंने, किसी ने सुन तो नहीं लिया कॉल में क्या बात हुई, बहुत सीक्रेट बात थी। तो C माइनस Vm अपोजिट में है तो मतलब हवा इधर धक्का दे रही है, साउंड उधर जा रहा है, हवा अपोजिट धक्का दे रही है तो साउंड स्लो हो जाएगा। C माइनस Vm, तो हमने बोला इफ Vm इज अपोजिट टू, अब आपको ना कुछ सोचना नहीं है इसमें, यानी जो साउंड का वेलोसिटी है वो बस बदल देना है। जैसे मैंने बोला कि अगर मीडियम का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड है, तो बताइए आपको आंसर क्या लेना है। तो आपको ना ये जैसे सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, और अगर मान लो मीडियम का वेलोसिटी राइट में है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको C इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा 340 प्लस 10। तो जो फॉर्मूला लिखते थे उसमें 350 डालोगे, और अगर हवा उल्टी चल रही होगी तो 340 में से 10 माइनस करो 330, मतलब साउंड का वेलोसिटी बस खत्म कर दो। मतलब साउंड का वेलोसिटी में जो मीडियम का वेलोसिटी या तो ऐड हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सिंपल तरीका है ना। 350 जाते समय अगर साउंड उधर से आ रहा होता तो हवा इधर चल रही है, समझ गए ना। जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त बात कर रहे हैं, तुमने जो बोला तो साउंड का वेलोसिटी तुम्हारे लिए 350 हो गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त जो बोलेगा उसके लिए 330 आएगा, तुमको देर से सुनाई देगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि वो आप पढ़ाने वाली लाइन में क्यों आए। मैं पहले सॉफ्टवेयर वाली लाइन में गया था, लेकिन वहां मुझसे कुछ हो नहीं रहा था। समझ रहे हो, जहां गया वो कंपनी बंद हो गई, तो ऐसे मजबूरी में 2-4 महीने मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, वेटिंग फॉर अदर इंटरव्यूज। लेकिन मैं पढ़ाने में आई वॉज अर्निंग मोर देन माई फ्रेंड्स हू वर देयर इन सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों, क्या ईगो क्या है, पढ़ा के ज़्यादा पैसा मिल रहा है और मज़ा भी आ रहा है, इंजॉय भी तो कर रहे हैं, अप्रिसिएशन भी बहुत मिलने लगा। Two vehicles each moving with speed u on the same horizontal straight, ये आप खुद करना होमवर्क। Velocity of source and observer are not along the same line, ये भी हमने एक बार बताया। ये चल रहा θ1 पे, ये चल रहा θ2 पे, ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर, तो VS का cos θ1 कर दो, ये VO है, VO का cos θ2 कर दो। अब ये दोनों आ गए तो आप इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट भूल जाएंगे, भूल जाओ। कौन सा वाला, ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इसको भूल जाओ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भूल जाओ। तो क्या करो, इसको छोड़ दो, फिर हम लोग लिखेंगे f डैश इक्वल टू f नॉट C, देखो दोनों पास आ रहे हैं, C माइनस VO cos θ2 C प्लस S cos।
उल्टा बोल दिया। ऊपर प्लस नीचे माइनस भाई, पास आ रहे, न्यूमरेटर बढ़ेगा डिनोमिनेटर घटा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं इसका एक सवाल है जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताना चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास 5 मिनट और लूंगा, अभी क्या टाइम खत्म हो गया, इधर उधर की बातें करने लगे हम लोग। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क। ये लास्ट डीपीपी में भी मैंने दिया है, आप लास्ट डीपीपी के हिसाब से भी कर सकते हैं इसको। होमवर्क का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं चाह रहा था इसको क्लास में करें दैट आपको समझ में आ जाए, लेकिन समय नहीं है। और एक क्वेश्चन और बच्चों ये करना है, ये भी होमवर्क है, लेकिन ये 2 सवाल नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करेंगे। उसके ये वैसे डीपीपी में डिस्कस किया हुआ है, और ये वाले का सोल्यूशन मैं वीडियो बना के भेज दूंगा आपको। तो ये डीपीपी में डाला नहीं है, तो वीडियो बना के भेज दूंगा। फिर आप नेक्स्ट क्लास में क्यूआर कोड, अरे यार हमारे इस बोर्ड में ना, मैं जहां से हूं इस बोर्ड में वो सिस्टम के साथ लिंक नहीं है, तो क्या है कि फिर क्यूआर कोड आप स्कैन तो करेंगे लेकिन आपको नोट्स मिलेगा नहीं। क्यूआर कोड तो जनरेट होता है लेकिन मिलता नहीं, मतलब वो आपके उसमें डाउनलोड नहीं होता, ठंडू हो गया। ठीक है, इसका वीडियो सोल्यूशन मैं भेज दूंगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार कर लेना इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है। इरोडोव का क्वेश्चन है ये, इरोडोव। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार देवियों और सज्जनों।